हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 16। इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा क्योंकि कल आप लोग का पेपर है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पेपर काफ़ी अच्छे से दोगे। ठीक है, और बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि उनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोग के लिए एक शानदार मौका है। आपके एग्ज़ाम से पहले एक अपना 15 प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने का। आप एग्ज़ाम से पहले अगर प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आपका क्वेश्चन पेपर, आपकी तैयारी कितनी है और आप कितना अभी तक पढ़ लिखे हो। क्योंकि नया इसमें कुछ पढ़ना नहीं होता है, आप जितना पढ़े हो वो एक चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है। आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको सिर्फ 100 रुपये में दिया जा रहा है। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट, जिनको चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको मिलाकर बनाया गया है जो आपके सिलेबस के अनुसार है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रेम विवाह का प्रापात्मक नाम क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गणधोव विवाह। उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो टोटल आपके 8 प्रकार के विवाह होते हैं। जिनको पता नहीं है यहाँ पे नोट डाउन भी कर लीजिएगा और कौन सा विवाह करना है वो भी आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार का स्वरूप आजकल तेज़ी से बदल रहा है, ये किसका प्रभाव है? आपको बताना है कि जो आजकल आप देख रहे हो फैमिली जो है आजकल तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा उनका स्वरूप है बदल रहा है, ये किसका प्रभाव के चलते हो रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है कि व्यक्तिगतता के चलते आपका परिणाम स्वरूप परिवार का स्वरूप आजकल तेज़ी से बदल रहा है। गलती से भी आप इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव टिक आउट मत कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार का घर बार किससे संबंध रखता है? अप्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, आंशिक तौर पर या ऑप्शन डी एकलात्मिक तौर पर? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डायरेक्ट तौर पर आपका परिवार का घर बार संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से, दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म और मनोरंजन आदि से हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति, ये कथन किसका है? ये कथन आपका मैकाइवर और पेश का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? भौतिक, मानसिक, धार्मिक या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। भारतीय नर नारियों का मूल्य का आदर्श माना जाता है। भारत में भौतिक, मानसिक एवं धार्मिक सभी को उच्च मूल्य प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आपका, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक कौन सा है? तो शारीरिक कारक आपका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा क्योंकि उसमें शरीर रचना और आपके शारीरिक रसायन और आपका ऑप्शन ए नलिकाओनी ग्रंथियाँ भी शामिल होती हैं। टोटल आपकी 6 प्रकार की इसमें आपका एक व्यक्ति के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर इसमें देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो व्यक्तियों से आपके रुचियों, योग्यता, क्षमताओं और प्राप्त शरीर का रंग रूप, बोलने की अच्छी एबिलिटी, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन जोन्स के अनुसार एक अवस्था नहीं मानी गई है। तो आप आपने सीटेट में पढ़ा भी होगा, 5 to 8 क्लास में सवाल पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पौरावस्था एक विकास की अवस्था नहीं मानी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो शैशवावस्था का जो टाइम होता है वो जन्म से 5 वर्ष तक होता है, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 और रस के अनुसार भी यहाँ पर दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं को किस समस्या को पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? शिक्षा समस्या, स्वास्थ्य समस्या, आवास या यौन उत्पीड़न समस्या? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। गलती से भी आप शिक्षा या स्वास्थ्य को टेक आउट मत कर दीजिएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई परिस्थितियों के समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन आपका एस्टोन के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1929 में किस समाज सुधारक ने प्रयत्नों के बल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया था? ये कथन आपका हरबिलास शारदा ने 1929 में सुधार हरबिलास शारदा का प्रयत्न के फलस्वरूप सर्वप्रथम बाल विवाह को निरोधक अधिनियम 1929 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये अधिनियम लागू कब से हुआ था? तो ये नियम आपका 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने एक विवाह को विवाह है आदि स्वरूप माना है? आपको बताना है कि किस विद्वान ने माना था कि एक विवाह को ही विवाह है आदि स्वरूप माना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकाइवर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुओं के विवाह में कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? तो यह इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हमने पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पढ़ा भी था, तो आपको पता होगा
कि टोटल 8 तरह के आपका परंपरागत स्वरूप माने गए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? जिनकी शादी हो चुकी है उनका जिंदगी सफल हो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप लोग को बिल्कुल बताना भी नहीं होगा कि पति पत्नी में समुचित समायोजन होना, मतलब उनके अंदर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना और उनके एक दूसरे को समझना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विवाह विच्छेदन का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पे पड़ता है? तो विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल आपके बच्चों पर पड़ता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। गलती से भी पति पर टिक आउट मत कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। आपको बताना है कि गृह व्यवस्था एक किसकी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक एक प्रक्रिया है आपका गृह व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष आय का साधन कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि इनकम टैक्स का कौन सा एक आय साधन नहीं है, मतलब डायरेक्ट आय। आपको बताना है डायरेक्ट इनकम टैक्स का कौन सा साधन नहीं माना गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षा सुविधा आपके डायरेक्ट इनकम टैक्स के अंदर नहीं आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन आपके डॉक्टर जी.के. अग्रवाल हुआ करते थे जो इन्होंने कथन कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका हेनरी मैन का है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो स्वादिष्ट भोजन देना आपका एक अवस्था का आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगी है तो आपको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तो भी आप खाना खाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब भूख लगता है तो कोई भी इंसान झूठा खाना भी किसी का खा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बताना कि किस बीमारी में आपको कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है? पीलिया, कुपोषण, हेपेटाइटिस या ओवरऑल। तो जिनको कुपोषण हुआ रहता है उनको कम प्रोटीन से काम नहीं चलता, उन इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार किस रोग में नहीं आता है? आपको बताना है जो ज्वार रोग है वो किस रोग में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर आपका इसमें माना गया है कि क्षय रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के होने वाला रोग है, जिनमें प्रमुख लक्षण खांसी, वजन कम होना, रात को पसीना। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्णाशी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती है। आपको बताना है कि पर्णाशी रक्तहीनता में क्या नष्ट हो जाती है? तो आपका अस्थि जो मज्जा होता है वो आपके रक्तहीनता में नष्ट हो जाता है, इसे आप याद रखिएगा। और किसकी कमी से होता है? तो B12 की कमी से होने वाला ये रोग है। ठीक है, जिसमें RBC का निर्माण उसको काम बंद हो जाता है, जिसमें आपका RBC बनता है। इस बीमारी के चलते आपका जो RBC का जो निर्माण है उसका बाधित हो जाने के कारण आपका बाधा उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हॉर्लॉक के अनुसार शैशवावस्था क्या है? ये भी सवाल आपने सीटेट में CTP में पढ़ा होगा, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आपका हॉर्लॉक के अनुसार जन्म से 2 वर्ष को अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे आबजारमक जो जल से प्रदूषित करने वाला काम करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, अमोनिया एवं साइनेट्स। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, ये कथन किसका है? तो अभी हमने पढ़ा था, ये कथन आपका हेनरी मैन का है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको VVI आप टेक आउट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था राष्ट्रीय महिला का आयोग की घटना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती स्त्री के देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा कि उसमें उनको स्वस्थ देखना, देखभाल करना, उनके समस्या को निदान करना, हर चीज़ उनको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी का आवश्यकता होती है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आपको पता होना चाहिए कि एक गर्भवती स्त्री को टोटल 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। इसे भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपरिपक्व शिशु वो कहलाते हैं जिनका वजन इनमें से कम होता है। आपको बताना है कि कौन से बच्चे जिनका वजन कम होता है उसे हम अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। तो जिनका वजन 2 किलोग्राम से कम होता है उसे हम एक अपरिपक्व शिशु कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 इंच।
अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट रेलवेज का पूछा हुआ सवाल है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आपके दांत होते हैं और 20 जो दांत आपके हैं वो अस्थायी होते हैं। जब आप बड़े होते हो बचपन से तो आपका 20 दांत आपका टूट जाता है, उसके बाद जो आपका दांत आता है वो आपका परमानेंट होता है। इसलिए आपका जो बचपन में बोला जाता है कि आपका ये माँ का बच्चों का दूध है, जो दांत टूट जाते हैं दूधा दांत शायद जैसे बोलते थे गाँव में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है स्तनपान नहीं करना चाहिए जब तक माँ संक्रामक रोगों से पीड़ित हो। आपको जब तक आपको स्तनपान नहीं करना चाहिए, जब उनकी जो माँ होती हैं अगर वो बीमार होती हैं तब तक उनको बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। इसे भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता की जानकारी दी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव पौष्टिक भोजन की शिशु संपूर्ण सेवा स्वस्थ और वातावरण रखवाना करने के विविध उपाय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिशु या बालक को सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जानने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार और यूपी में ऑलरेडी ये सवाल आ चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जिला चिकित्सालय जो आपका सरकारी हॉस्पिटल होता है शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी एक चिकित्सालय होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजना कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। केंद्रीय एवं प्रादेशिक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सहायता आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन को आप विवेक टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आप होम साइंस से हो तो होम साइंस से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1946 ईस्वी में आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, जिसे हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, जो 11 दिसंबर 1946 को आपको इसका अध्यक्षता किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1946 में स्थापना हुआ था आपका यूनिसेफ का। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र का सर्वप्रथम पुस्तक का क्या नाम था? इस सवाल आपका पीवीआई है। ये सवाल आपका DSSB का पूछा भी जा चुका है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी आपके समाजशास्त्र का सर्वप्रथम पहला बुक था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और किसके द्वारा लिखा गया था? तो स्पेंसर इसके राइटर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जो समाजशास्त्र की एक विशेषता बतलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मूल्य तटस्थ है। अगला क्वेश्चन है भग्नाशा उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो भग्नाशा उत्पन्न करने वाला कारक आपके आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निरंतर भग्नाशा के व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यक्ति विघटित हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन परिवार शब्द इनमें कौन सा लैटिन शब्द से बना है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है और आपका सीटेट 5 to 8 में सवाल ऑलरेडी आया भी था। तो आपको बताना है कि परिवार शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो परिवार शब्द आपका एक फैमुलस शब्द से बना है, जो एक लैटिन भाषा में शब्द से बना है, जिनका अर्थ होता है नौकर अथवा दास। तो जो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। फैमिली का मतलब होता है जो आपका फैमुलस वर्ड है, फैमुलस वर्ड से आपका फैमिली बना और फैमुलस का मतलब होता है नौकर अथवा दास। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। परिवार निम्न में किसके समूह में आता है? आप बताना जो आपका फैमिली है वो किस समूह में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या आपका तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। आपने सेक्शन में पढ़ा भी होगा कि परिवार जो है आपका प्राइमरी अंदर आता है, प्राइमरी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो विवाह जिसमें स्त्रियां युद्ध प्रांत जीत कर लाई जाती हैं उसे कौन सा विवाह कहलाता है? आपको बताना है कि पहले आप देखते थे किसी मतलब जो महाराजा हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, तो उसमें कोई युद्ध जाकर लड़ता था और युद्ध लड़कर मतलब स्त्रियों को लेकर चले आते थे। तो उसको पूछ रहा है कि उस विवाह को कौन सा विवाह कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राक्षस विवाह। जैसा काम है वैसा नाम भी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, राक्षस विवाह। अगला क्वेश्चन है शरीर की सूक्ष्म ताप जीवित इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बी हो जाएगा। कोशिका को, जो आपका शरीर के अंदर एक बहुत मिनी माइक्रो बोल सकते हैं, माइक्रो जो सेल होता है उसमें कोशिका होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है असंख्य छोटी छोटी इकाइयों को जीवधारियों के शरीर की रचना करती है का नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया था, जिसका श्रेय किसको जाता है? तो रॉबर्ट हुक को जाता है, जो 1665 ईस्वी में रखा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में अस्थियों की उपयोगिता, क्योंकि ये आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें शरीर की आकृति एवं गति प्रदान करती है और शरीर के अंदर भी कोमल अंगों की सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसे आप जरूर याद रखोगे।
अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन को आप वीवीआईटी कवर कर लेना, ये सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका और आने की चांसेस भी है। तो खोपड़ी में जो आपका खोपड़ी है, जिससे आप ज़्यादा दिमाग लगाते हो, ठीक है, उसमें आपको टोटल 22 अस्थियाँ पाई जाती हैं। इसे आप याद रखोगे, टोटल 22 अस्थियाँ। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेशियों के सिरे अस्थियों में किसके द्वारा बंधे रहते हैं। तो पेशियों के सिरे की अस्थियाँ या उपस्थियों को जोड़ने का कार्य आपका टेंडन्स का होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको इंग्लिश में हम टेंडन्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। इस क्वेश्चन को अभी भी टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा है। इसका राइट आंसर आपको 500 से लेकर 600 तक आपके बॉडी में टोटल मांसपेशियाँ देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक मार्ग को क्या कहते हैं। तो उसे हम एक आहार नाल के नाम से जानते हैं। आपने बचपन से पढ़ते आया होगा साइंस में, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और आपसे ये सवाल पूछा भी जाता है कि मानव शरीर में जो आहार नाल होता है वो कितने फीट तक होता है। तो 25 से 30 फीट तक इसकी लंबी नालिका होती हैं। इसे भी आप जरूर याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, लार रस में कौन सा किण्व पाया जाता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, जो आपका लार का रस होता है उसमें आपका टैलिन का किण्वन पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा पोषक तत्व शामिल है इसमें। तो ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है और आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो आप याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट ऐसा एक ऊर्जा है जो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया और आप लोग वीडियो देख रहे हो, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। और आज का वीडियो का लास्ट सेशन था। आप लोग एग्ज़ाम देकर आइएगा, अपना रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप लोग का रिजल्ट क्या आया। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, एग्ज़ाम से पहले अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, आपको अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, तो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं।